बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 184 किस्सा सुन चुके हैं। अब किस्त 185 मुलाहिजा फरमाएं। मैंने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा। उसका चेहरा गोल मटोल सा था और नाक पर मोटे शीशों की ऐनक टिकी हुई थी। वो बिल्कुल हवानक नजर आ रहा था। उसे देखकर मुझे अपना एक मेहरबान वसीम अहमद याद आ गया। वो भी कुछ ऐसी शख्सियत और ऐसे ही चेहरे मोहरे का मालिक था, लेकिन वो नौजवान और जरा हल्के जिस्म का था, जबकि ये शख्स पुख्ता उम्र का था। उसने लिफाफा लेकर अपना मेडिकल बैग खोला और उसे उसमें रख लिया। मैंने देखा उसके मेडिकल बैग में तिब्बी इमदाद का सामान तो बराए नाम ही था। ज्यादा जगह छोटी नाली वाली मगर खौफनाक सी एक कन निखेरी हुई थी। एक खाने में छोटा सा एक पिस्टल भी रखा नजर आ रहा था। लिफाफा रखते ही उसने जल्दी से मेडिकल बैग बंद कर दिया। मैंने दोबारा जरा गौर से उस शख्स की तरफ देखा तो वह मुझे पहले जैसा हवानक दिखाई नहीं दिया। यूं लगा जैसे उसके बारे में मेरा यह तासुर महज नजर का धोखा था। राहिला ने वैगन स्टार्ट की और उसे सड़क पर यू टर्न दे लिया। गाड़ी के शीशे ब्लाइंड थे, बाहर से आसानी अंदर नहीं देखा जा सकता था। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। काश हमें मालूम होता। वो ठंडी सांस लेकर बोली, इस दुनिया में अनगिनत लोग जिंदगी के सफर पर निकले हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने उसे घूरा तो वो मासूमाना से लहजे में बोली, कैसा डायलॉग था? तुमने दाद नहीं दी क्या? बिल्कुल ही बदजोक होकर वापस आए हो? उसके लहजे में वही पहले वाली राहिला बोल रही थी। ऐसा लगता था चेहरे की बर्बादी से उसके मिजाज में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो शगुफ्तगी, वो मासूमियत की तह में छुपा हुआ जुलबुलापन बरकरार था, जबकि उसे देखने के बाद से मेरे पहलू में खलिश का खंजर सा पेवस्त था। मैंने संजीदगी से पूछा। मैंने भी कोई मजाहिया जवाब तो नहीं दिया। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करते हुए बोली। अब सड़क पर खासा ट्रैफिक नजर आने लगा था। सड़क में एक लम्हे सकूत रहा। मैं गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगा। मुझे यही अंदाजा हुआ कि कोई गाड़ी हमारे ताक्कुब में नहीं थी। राहिला उस वक्त मेरी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन फिर भी गोया मेरी हरकत और सकनात पर उसकी नजर थी और वो मेरा मकसद भी समझ रही थी। वो इत्मीनान से बोली, मेरा ख्याल है कोई हमारा ताक्कुब नहीं कर रहा। ऐसा लगता है जैसे आजकल रडार्ट ने हमें हर काम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। ना ताक्कुब, ना मारधाड़, ना टकराव। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा। कोई मशकूक या शनासा शक्ल भी नजर नहीं आ रही। जिंदगी बहुत फीकी फीकी सी हो गई है। वो बज़ाहिर बिल्कुल बेपरवाही से इतनी बड़ी गाड़ी के खिलौने की तरह हैंडल कर रही थी, लेकिन उस बेपरवाही में भी बला की मुशाकी थी। मुझे बरसों पहले की वो राहिला याद आ रही थी जिससे कराची में मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी की तालबा थी, जिसके साथ मैं एक पुरानी सी स्टेशन वैगन में पिकनिक मनाने हाक्स बे गया था। सोचते सोचते मैंने पूछा, हनी को क्या हुआ है? खुद चल कर देख लेना, वो मुलायम से बोली। शायद ये उसकी किसी खामोश दुआ का नतीजा है कि तुम यूं अचानक गैर मुतवक्का तौर पर वापस आ गए हो। एक बार उसने नीम बेहोशी के आलम में तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। एक अजीब से एहसास से मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसके बारे में भी यकीनन कोई अच्छी खबर मेरी मुंतजिर नहीं थी। उससे मेरा कोई ऐसा खास ताल्लुक की खातिर तो नहीं था कि वो नीम बेहोशी के आलम में मुझे याद करती। उसके आईना दिल में तो किसी और की तस्वीर थी। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था जिसे रेड आर्ट ने ज़हरी और जिस्मानी तौर पर उस तरह अपना गुलाम बना लिया था कि वो हनी को पहचानता भी नहीं था। लेकिन हनी के दिल में उस उम्मीद की शम्मा रोशन थी कि एक रोज़ वो उसकी तरफ वापस आएगा, उसे अपना माजी याद आ जाएगा। हनी के दिल में शायद मेरे लिए अकीदत या उससे मिलता जुलता कोई जज्बा मौजूद है और मुझे उसकी वजह भी मालूम नहीं। मैंने आहिस्ते से कहा, मुझे मालूम है, सवाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं। राहिला बोली और शायद वो पसनिकाब मुस्कुराई थी। अगर वो तुम्हारे इश्क में भी गिरफ्तार होती तब भी मुझे ना तो कोई हैरत होती और ना ही कोई शिकायत। मेरा तुम पर किसी किस्म का कोई दावा नहीं है। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि तुम्हारा मुझ पर किसी किस्म का कोई दावा नहीं है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, काश कोई दावा होता। मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता तो तुम मेरे बाल नोचने की धमकी देती। कोई लड़की वालियाना अंदाज में मेरा जिक्र करती तो तुम उसका मुंह नोचने के बारे में गौर करती। काश इस किस्म की कोई बात होती। तुम्हारी ये लाताल्की मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग है। लाताल्की तो नहीं है, वो नीची आवाज में बोली। ताल्लुक तो बहुत गहरा है। इसके और मेरे सर के दरमियान महज चंद इंच का फासला था, लेकिन उन सरों में पलती हुई सोचें एक लामुतलाही खलीज की दो किनारों की तरह थी जो कभी आपस में नहीं मिल सकती थी। हाँ, शायद ताल्लुक तो बहुत गहरा है, लेकिन उसका कोई उन्वान नहीं है। मैंने कुछ आहिस्तगी से कहा। वैगन के पिछले हिस्से में बैठा हुआ शख्स हमारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। वो मुझसे भी ज्यादा धीमे लहजे में बोली, वो शेर सुना है तुमने? इश्क का एक ही उन्वान हो जरूरी तो नहीं, हर कोई चाह के गिरेबां हो जरूरी तो नहीं। मैंने सड़क को घूरते हुए कहा, काश जिंदगी शेरों से बहल सकती, बदल सकती। तुम्हारी सोच में अब भी कोई फर्क नहीं आया? उसने कदरे हैरत से पूछा, क्या अब भी तुम मौका मिलते ही मुझसे शादी की फरमाइशें और फिर उसकी तकरार करने लगोगे? जाहिर है, मैंने बिला ताम्मुल कहा। अब ऐसा क्या हो गया है जो मेरे ख्यालात में तब्दील हो जाते? वो गिर बदलते हुए कुछ और धीमे लहजे में बोली, शायद तुम भूल गए हो कि नकाब और स्याह चश्मे की आड़ में छुपा हुआ चेहरा आधा स्याह है। ये एक मज़ाक का खेज तस्वीर है। मैं तो अब चलता फिरता ब्लैक एंड वाइट तमाशा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? चांद को गिरन लगने से उसकी कदर कीमत कम तो नहीं हो जाती।
मैंने कहा। यह ऐसा गिरहन है जो शायद कभी दूर ना हो सके। उसने गोया मुझे खबरदार किया। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बदस्तूर बेपरवाही से कहा। तब उसने एक सानिया के लिए गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं नहीं कह सकता था कि उस वक्त उसके चेहरे पर क्या तासुरात थे या उसकी आंखें क्या कह रही थी, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसके बाद एक लम्हे तक वो बिल्कुल खामोश रही। फिर इंजन की सरसराहट के दरमियान उसकी सरगोशी मुझ तक पहुंची। क्या इस मशक्क़त खेजी के साथ तुम जिंदगी गुजार लोगे? उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे साथ मैं हर तरह से जिंदगी गुजार दूंगा। मेरे जज्बे को लफ्जों और वादों की सूली पर चढ़ा चढ़ाकर मत परखो। मैंने कर्ब की एक खफीफ सी लहर महसूस करते हुए कहा, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो बेशक अभी गाड़ी का रुख किसी निकाह ख्वाह के घर की तरफ मोड़ लो। तुम क्या समझती हो मैं जिंदगी के इन नाजुक मामलात में मजाक करता हूँ? तुम बहुत ही जिद्दी आदमी हो। उसने बेआवाज से हंसी में बात उड़ाने की कोशिश की। मुझे जच मत किया करो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैंने अपनी जिंदगी की किताब में से शादी का वर्क फाड़ दिया है। इस बात पर मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। मैंने दांत पीस कर कहा, अभी वक्त है, मेरी बात पर गौर करो और गाड़ी रोक कर किसी राहगीर से पूछ लो करीब तरीन मस्जिद कहाँ है, शायद उसके इमाम साहब निकाह रजिस्ट्रार भी हों। हानि के पास हम नोब्याता मियाँ बीवी की हैसियत से पहुंचे। बकवास मत करो, मेरे बुरके के अंदर 2 जेबें हैं और उन दोनों में टीठी मौजूद है। मुझे इतना तंग मत करो कि मैं तुम्हारी इस बगैर भेजे वाली खोपड़ी में चंद गोलियां उतार दूं। वो तो मुझे डांटा, चलो यही कर गुजरो। मैंने टांगे पसारते हुए कहा, कुछ तो करो, बात को किसी किनारे तो लगाओ, कहानी को किसी अंजाम तक पहुंचाओ। आखिर ये बेहंगम कहानी कब तक अपने अंजाम की तलाश में भटकती रहेगी? मौत हर कहानी का अंजाम है। मौत आएगी तो खुद ब खुद सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी और हमारी जिंदगी कुछ ऐसी डगर पर है जहाँ कदम कदम पर मौत खड़ी है। इसीलिए तो मैं ज्यादा इसरार करता हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आखिर हमें ऐसी क्या मजबूरी है जो हम ये हसरत लेकर इस दुनिया से रुखसत हो। मैंने जल्दी से कहा, जबकि मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसी जिंदगी में कोई हसरत पालने की जरूरत ही क्या है। हाँ, बाकी किसी भी बात की कोई जरूरत ही नहीं। बस पागल कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ते रहो, आखिरकार एक दिन किसी के हाथों गोली खाकर पट से गिरकर मर जाओ। बस यही कुल जिंदगी है। ये दुनिया के 99% लोग तो पागल हैं जो मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं। हमारी बातों के दौरान ही राहिला ने वैगन एक मखसूस पार्किंग लॉट में ले जाकर रोकी और उसे स्टार्ट ही छोड़कर उतर गई। मुझे भी उसने उतरने का इशारा किया। डॉक्टर के से हुलिये वाला जो शख्स मालूम नहीं डॉक्टर था या नहीं, आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राहिला उससे मुखातिब हुई, तुम गाड़ी जल्दी वापस ले आना और इसी पार्किंग लॉट में ऐन इसी जगह पर छोड़ देना। चाबियां अंदर ही छोड़ देना और अगर तुम्हें मुझसे कोई काम ना हो तो मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। उस शख्स ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा बदस्तूर पथराया हुआ सा था। अपना मेडिकल बैग उसने बराबर की सीट पर रख लिया था। वो गाड़ी रिवर्स करके न जाने कहाँ रवाना हो गया। मैं राहिला की रहनुमाई में आगे चल दिया। इमारतों के कई ब्लॉक से गुजरने के बाद हम एक ब्लॉक में दाखिल हुए। उसकी पेशानी पर जली सुर्ख हरूफ में अंग्रेजी में इंतहाई निगहदाश्त का वर्ड लिखा नजर आ रहा था। सामने ही सीढ़ियां नजर आ रही थी, लेकिन उनके करीब एक चाकू चुबंद बावर्दी एहलकार गन लिए खड़ा था। राहिला को देखकर उसकी आंखों में शनासाई का तासुर उभरा। गालबन उसके मखसूस हुलिये की वजह से वो उसे पहचानता था। उसके बावजूद राहिला ने उसके करीब से गुजरते वक्त एक कंप्यूटराइज सा कार्ड निकाल कर उसे दिखाया, क्योंकि राहिला का हुलिया ही मेरे ख्याल में उसे मशकूक बनाता था। उस हुलिये में कोई भी औरत बल्कि जरा कम तर कद काट का कोई मर्द भी वहां दाखिल हो सकता था। बावर्दी शख्स ने बड़े गौर से कार्ड चेक किया है ताकि उसके ऊपरी हरूफ पर न जाने क्यों उंगली भी फेर कर देखी। फिर मुतमिन अंदाज में सर हिलाकर कार्ड वापस करते हुए सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। ये मेरे साथ हैं और मुझसे भी ज्यादा खास आदमी है, राहिला बोली। ये कहते हुए शायद वो पसे निकाब मुस्कुराई भी थी। फिर वो मुझे साथ आने का इशारा करते हुए सीढ़ियां चढ़ती चली गई। पहली मंजिल पर शीशे का एक और दरवाजा हमारी राह में हाइल था। उस दरवाजे पर किसी छोटे मोटे एहलकार के बजाय एक मुसल्ला ऑफिसर तैनात था। उसने भी राहिला के कार्ड देखा। मेरे बारे में यहाँ भी राहिला ने वही जुमला दोहराया जो वो नीचे भी बोल चुकी थी। ऑफिसर ने खामोशी से उसके लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर बाएं हाथ पर छोटा सा एक ऑफिस नुमा कमरा था, जिसकी आधी दीवारें शीशे की थी। उसमें एक डॉक्टर और 2 नर्सें नजर आ रही थी। वो एक रोशन स्क्रीन पर कोई स्क्रे लगाए गौर से देख रहे थे। दाएं हाथ पर राहदारी में शीशे के 3 कैबिन से नजर आ रहे थे। उन तीनों में मरीज लेटे नजर आ रहे थे। तीनों के जिस्म सीने तक सफेद चादर से ढके नजर आ रहे थे। पास रखी मुख्तलिफ मशीनों की नालियां उनके जिस्मों से मुंसलिक थीं। राहिला आखिरी कैबिन के दरवाजे पर पहुंच कर रुक गई। वहां हर तरफ दीवारों पर अंग्रेजी में मुख्तलिफ हदायत आवेजा थी। थूकिए मत, शोर मत कीजिए, किसी चीज को हाथ मत लगाइए, वगैरह वगैरह। वहां रोशनी भी कम ही थी। क्या ये करंटीना है? मैंने शीशे के कैबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, राहिला ने नफी में सर हिलाया। ये ICU के आम कमरे हैं। उसकी आवाज भी ज्यादा सरगोशी से बुलंद नहीं थी। उसे असना में न जाने किस तरफ से एक नर्स लपक कर हमारे करीब आई, लेकिन उसने हमें रोकने या हदायत देने के बजाय मोदवाना अंदाज में सलाम किया। सरगोशी में बोली, मैडम, मरीजा की हालत अब कुछ बेहतर है, आप उसे बात करना चाहेंगी? इस वक्त उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतरा हुआ है और ट्रैंक्विलाइजर का असर कम होने के बावजूद वो ज्यादा तकलीफ में नहीं है।
ये तुमने बड़ी खुशी की खबर सुनाई मारिया, राहिला सरगोशी में बोली। मेरी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कभी कभार उसकी 2-4 सरगोशियां सुनने का मौका मिलता रहता है, लेकिन ये साहब जो मेरे साथ आए हैं, ये अगर उससे 2-4 बातें करने में कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उसकी दिमागी हालत कैसी है? किसी हद तक ठीक ही मालूम होती है। कम अज कम उसे ये याद है कि वो अस्पताल में है, और तो ये भी महसूस कर लिया था कि आप उसके पास नहीं है। उसने आपके बारे में पूछा था, नर्स ने जवाब दिया। राहिला ने तमानियत से सर हिलाया। नर्स ने नहायत आस्तगी से खटकेदार दरवाजा खोला। मैं राहिला की तकलीद में जूते बाहर ही उतार दिया और नंगे पांव शीशे के कमरे में दाखिल हुआ। उसका फर्श इतना साफ था कि उस पर बगैर जूते के भी पांव रखना बुरा महसूस हो रहा था। हम दबे पांव सफेद आहनी बेड के करीब पहुंचे। हनी का सिर्फ चेहरा और एक हाथ सफेद चादर से बाहर था। हाथ में ड्रिप की सुई लगी हुई थी। उस हाथ और चेहरे को देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। हाथ क्या था? गोया किसी बड़े परिंदे का टेढ़ा मेढ़ा सा पंजा था, जिसमें चंद मुड़ी तुड़ी हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। चेहरा गोया कई दिन पुरानी किसी लाश का था, जिस कब्र से निकाल कर साफ करके पलंग पर लिटा दिया गया था। मुझे हनी की सूरत अच्छी तरह याद थी। वो गोरी चिट्टी या बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की तो नहीं थी, लेकिन उसकी शख्सियत में बला की कशिश थी। उसकी रंगत गंदमी और नकूश दिलकश थे, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा महज चंद उभरी हुई हड्डियों का मजमुआ नजर आ रहा था, जिस पर खाल की जगह नीले से रंग की एक झिल्ली चढ़ी हुई थी। मैंने झुककर बहुत करीब से उसे देखा और बड़ी मुश्किल से पहचाना। उसके वजूद के खंडर में शायद कहीं शनासाई के कुछ मोती दफन थे। मेरे दिल पर एक और चरका लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही हनी थी जिसे मैं जानता था। राहिला उसके करीब काउच पर बैठ गई और नहायत आहिस्तगी से उसके बालों पर हाथ रखते हुए सरगोशी में बोली, हनी मेरी जान, जरा आंखें तो खोलो और देखो कौन आया है। उसके लहजे में उस माँ की सी मुलायमत थी जो अपने बरसों के बीमार बच्चे को जगाने लगी हो। हनी ने आंखें नहीं खोली। अगर उसके जिस्म पर ढकी हुई चादर में नहायत खफीफ सा ज़ेरोपम न होता तो यकीन करना भी मुश्किल होता कि वो जिंदा थी। एक लम्हे के इंतजार के बाद राहिला आहिस्तगी से उसका सर सहलाते हुए बोली, हनी जरा देखो तो, अफसर चौधरी आया है। तुम एक बार इसे पूछ रही थी ना? तब नहायत आहिस्तगी से जिस्म के उस खंडर में आंखों के दरीचे खुले और मेरे दिल पर लगे हुए नए चरके की अजियत को चौर बढ़ गई। उन आंखों में कोई वीरानी सी वीरानी थी। मैं एक बार फिर उस पर झुका तो उसने आहिस्तगी से 2-3 मरतबा पलकी झपकाई। ये खफीफ सी हरकत जिंदगी की अलामत थी। फिर उसकी आंखों में भी जिंदगी की रमक नजर आई। शायद अब उसे मेरा चेहरा साफ नजर आया था। उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसके बेड की एक तरफ राहिला थी, मैं दूसरी तरफ बैठ गया। उसका लरसा हुआ इस्तखानी साथ दूसरा हाथ चादर के नीचे से बाहर ही गया। मैंने उसे थाम लिया। वो गया किसी मुर्दे का हाथ था, मगर बाज मुर्दे जिंदों से ज्यादा जिंदगी की अलामत होती है और बाज जिंदा लोग जिंदगी पर महज एक तोहमत ही होती है। देखने की बात यही होती है कि इंसान किस तरह जिंदा रहा और उसे किस राह में मौत आई। उसके होंठों से कुछ इस तरह आवाज निकली जैसे उन खज़ा रसीदा पत्तों के दरमियान हवा सरसराती हो जो टूटकर गिरने के करीब हो। अफसल, अच्छा हुआ मेरे मरने से पहले तुम आ गए। शायद इसलिए सांस जिसमें अटकी हुई थी वो खामोश हो गई। इतना सा बोलना ही गोया उसके लिए एक मुशक्कत था। उसकी सांसें कुछ तेज होती महसूस हुई और उसके साथ ही उसके चेहरे पर कुछ तकलीफ के से आसार उभर आए। राहिला जल्दी से बोली, डॉक्टर या नर्स को बुलाओ। उसने बेड के पास लगे हुए सुर्ख बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। हनी नफी में सर नहीं हिला सकी क्योंकि उसकी गर्दन में कॉलर था। मालूम नहीं उसके लिए गर्दन हिलाना नुकसानदेह था या महज एहतियातन ये कॉलर पहनाया गया था। उसने आंखों में गोया इल्तिजा की कि उसके लिए किसी को ना बुलाया जाए। एक लम्हे बाद वो सरगोशी में बोली, इन डॉक्टरों और नर्सों वगैरह ने तो मुझे जिंदा रखने की कोशिश में मेरी बची खुशी जिंदगी अजीरन कर दी है। वो एक बार फिर खामोश होगी। उसकी आंखें सफेद मसनूई छत को तक रही थी। चंद लम्हे के सकूत के बाद मैंने आहिस्तगी से उसके कान के करीब कहा, हनी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कोई खास बात करना चाहती थी? नहीं, कोई खास बात तो नहीं थी। अब उसकी सरगोशी आसानी से समझ आ रही थी। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैंने, तुम्हारे दोस्तों ने और दूसरे बहुत से लोगों ने मिलकर तुम्हारा काम काफी आसान कर दिया है। टेडार्ड की कमर टूट चुकी है, लेकिन तुम इस फितने को जड़ से जरूर खत्म करना, वरना तुम तो क्या इस मुल्क में कोई भी सुख से नहीं रह सकेगा। किसी को मालूम नहीं, किसी को अंदाजा नहीं कि यह कैसा खौफनाक फितना है। ये फितना मेरी माँ को खा गया, मेरे इदनान को खा गया, मुझे खा गया और न जाने किस किस को खा गया। इन लोगों की सही तादाद किसी को भी नहीं मालूम जिन्हें यह अज़दा खामोशी से खा गया। इस फितने ने इस मुल्क की बुनियादों में बारूद बिछा दिया है। तुम इस बारूद को भी समेटना है और इस फितने का मुकम्मल खात्मा भी करना है। तुम अब इस हालत में इन फिक्रों में अपने आप को और अजियत मत दो। मैंने अपनी अजियत को छुपाते हुए उसे अजियत से बचने की तलकीन की। तुम ये काम हम पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इस हालत में तुम्हें आराम की तलकीन करना बड़ी मज़ाक का खेस सी बात है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम अपने जहन को कुछ आराम देने की कोशिश करो और उसका तरीका यही है कि तुम कुछ मत सोचो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे और क्या मशवरा दूं, क्या नसीहत करूं, उसके लिए क्या करूं। मेरा दिल चाह रहा था उसे बाजुओं पर उठाकर हवा में उड़ता हुआ पलक छपकने में किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां मौजे रुनमा होते हों, जहां बीमारों को शफा मिलती हो, नबे और इंसानों को नई जिंदगी मिलती हो। लेकिन उसे ऐसी किसी जगह ले जाना मेरे बस में नहीं था।
उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर दी, फिर गोया बड़ी मुश्किल से उन्हें खोलते हुए बोली, मैंने तो खैर उनसे गद्दारी की थी। मेरा इनान तो मुकम्मल तौर पर उनका गुलाम बना हुआ था। उसे उन्होंने सिर्फ शक की बिना पर शुआओं से जलाकर हलाक कर दिया। बज़ाहिर उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, वो उस तरह जीता जागता दिखाई दे रहा था, लेकिन दर हकीकत वो किसी जानवर की तरह रोस्ट हो चुका था। मैदान को नहीं जानता था, लेकिन हनी ने ही काफ़ी अर्सा पहले मुझे बताया था कि वो उसकी लड़कपन की मोहब्बत था। वो बहुत लायक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। न जाने कब और किस तरह रेड डॉट के हत्थे चढ़ गया था। वहाँ वो हनी को भी नहीं पहचानता था। न जाने उस पर क्या गुजरी थी, लेकिन हनी उस मामले में अफसानवी सी लड़की थी। वो ख्वाह कैसे ही माहौल में रही थी और जिंदगी में कैसे ही नशो व फराज से गुजरी थी, मगर उस शख्स से उसका इश्क खत्म नहीं हुआ था। नाकाबिले फहम सी बात थी कि जिंदगी का बेशतर हिस्सा तोइफाना माहौल में गुजारने के बावजूद वह ऐसा अफसानवी सा इश्क करने की अहल थी। मुझे उन लोगों पर रश्क आता था जिनसे कोई ऐसा लाजवाल इश्क करता था। मैंने उसके सर्द इस्तखानी हाथ को अपने हाथ से जिंदगी की हरारत पहुंचाने की कोशिश करते हुए कहा, हनी मेरी दोस्त, मेरी मोहसिन, तुम इत्मीनान रखो, अब उनसे हिसाब होगा और हर चीज़ का हिसाब होगा। मुझे तुम्हारी जुबान से सिर्फ यही सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार था। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। उसने तमानियत भरे अंदाज में आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी तमानियत गोया राहीला के लिए तशवीश का बायस थी। वो उस पर झुकते हुए बेतवाना सरगोशी बोली, हनी हनी, लेकिन हनी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही आंखें खोली। राहीला उसकी नब्ज देखने लगी, फिर उसने शीशे की दीवारों से बाहर खड़ी नस को इशारा किया। वो तेजी से अंदर आई। उसने हनी के जिस्म से मुंसलिक 2-3 मशीनों के टायलर पर लरजती सुइयों को देखा और जल्दी से उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। फिर उसने आंखों में राहीला को इशारा किया। राहीला मुझे सांस लेकर शीशे के कैबिन से बाहर आ गई। फिर हम ICU से भी बाहर आ गए और एक बालकोनी में जा खड़े हुए। वहां से अस्पताल के हिस्से का सरसब्ज और साफ सुथरा लान नजर आ रहा था। लान के करीब ही एक वार्ड के दरवाजे पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। चलने की बोझल सी खामोशी के बाद मैंने पूछा, हनी का इस हालत को पहुंचने का असल सबब क्या है? उसके जिस्म में 4 गोलियां पेवस्त हुई थी। वह अफसुर्दगी से बोली, 3 तो सर्जरी के जरिए निकाल ली गई, चौथी उसकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त है। उसकी पोजीशन ऐसी है कि माहिर न्यूरो सर्जन्स का ख्याल है उसे छेड़ने की सूरत में फौरी तौर पर हनी की मौत वाक़ई हो सकती है। उसकी एक वजह यह भी है कि बाकी 3 गोलियां निकालने के लिए हनी की जो ऑपरेशन हुए वो भी बहुत ही नाजुक किस्म के थे। उन्होंने भी उसे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया है। गोली का जहर भी उसके जिस्म में फैल रहा है। कई मरतबा उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, उसके बावजूद इन्फेक्शन नहीं रुक रहा। उसका ज़हन भी कभी कभी बिल्कुल जवाब दे जाता है। वो बिल्कुल ही कोई बात नहीं कर सकती या फिर ख्वाब के से आलम में कुछ बेरब सी बातें करती है। उसके जहन और जिस्म पर जो कुछ गुजर चुकी है, उसके बाद उसने जितनी बातें कर ली हैं वो भी गनीमत है। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो ठंडी सांस लेकर बोली, असल अलमिया यह है कि उसे हमारी ही चलाई हुई गोलियां लगी हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बेयकीनी से कहा। वो मुतासफाना से अंदाज में इस बात में सर हिलाते हुए बोली, रेड डॉट वालों ने उसे उसकी गद्दारी की ये सजा दी कि जब हम उसके जेरे ज़मीन ठिकाने तक पहुंचे और उनके साथ हमारा मार्का जारी था तो उन्होंने उसे गोलियों की बाढ़ में धकेल दिया, वो भी उस आलम में कि हम उसे पहचान नहीं सकते थे। यह तो मौजज़ा ही है कि गोलियों की ऐसी बुछाड़ में ये जिंदा बच गई। तुम मुखा इख्तिसार से ही, लेकिन मुझे सब कुछ बताओ, आखिर ये सब हुआ किस तरह? मैंने उलझन से कहा, यहाँ खड़े खड़े ये बातें नहीं हो सकती, आओ घर चलते हैं। वो बोली। राहीला के साथ घर पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी तफसीलात मालूम हुई जो मैं चीता आगे साथ साथ बताता चलूंगा। वो रात मैंने यूं तू वहां गुजारी। सुबह में राहीला और टोनी नाश्ते के बाद नफीस साहब को फ़ोन करने का सोच रहे थे कि खुद उन्हीं का फ़ोन आ गया। उन्होंने राहीला और टोनी को अभी वहीं रहने का हुक्म दिया और मुझसे बात करते हुए कहने लगे, चंद मिनट में अहमद तुम्हें लेने पहुंच रहा है। वो तुम्हें एक जगह ले जाएगा, वहाँ तुम्हारा मेकअप वगैरह होगा, तुम्हारा उलिया बिल्कुल बदल जाएगा। उसके बाद तुम लिफ्ट लेते हुए या कुछ पैदल चलते हुए खाना बदोशों वाली बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि उस हुलिये में तुम टैक्सी में इतना लंबा सफ़र करते हुए अच्छे नहीं लगोगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे अपने आदमी भी तुम्हें देखें तो तुम्हारी कोई बात उनकी नज़र में ना खटके। ठीक है, मैं समझ गया, मैंने आहिस्तगी से कहा। फिर एक लम्हे की तवक्कुफ से पूछा, हनी की तदफीन के बारे में आपने क्या सोचा? वो सब तय हो चुका है, उसकी तदफीन खामोशी से होगी। हमारे खुद सामने आने और उस वाक़े को नुमाया करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम उसके जनाजे में शिरकत न कर सकें, लेकिन उससे हमारे दिलों में उसका एहतराम और मोहब्बत कम नहीं होगा। वो नहायत अजीम लड़की थी, हम सब की मौसना थी। फिर वो राहीला से बात करने लगे। चलने के बाद उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कुछ देर बाद अहमद अपनी टैक्सी ले आन पहुंचा। उसे भी हनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। वो भी अफसुर्दा था। मुझे टैक्सी में बिठाकर रवाना होते हुए बोला, ये मनहूस रेड डॉट भी हम पर खुदा का अजाब बनकर ही नाजिल हुई है। उसने हमें बड़े जख्म लगाए हैं। काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम उससे ताल्लुक़ और हमदर्दी रखने वाले हर इंसान नुमा हैवान को एक जगह जमा कर सकते और उन पर कोई एटम बम गिरा सकते। तो मुतमिन रहो, उस पर कुदरत की नाराज़गी का एटम बम जरूर गिरेगा। तुम्हारी ख्वाहिश से ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सही, लेकिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचने वाले हैं और वो यकीनन इबरतनाक अंजाम होगा। मैंने वसूख से कहा, खुदा करे आपकी पेश गोई हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो। वो शायद ख्वाहिश की तमाम तरशिदों के साथ बोला,
चंद मिनट बाद टैक्सी छोटे से एक बंगले में दाखिल हुई जिस पर रुशीला ब्यूटी पार्लर का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उसके सामने के हिस्से में शायद वाकई ब्यूटी पार्लर रहा हो, लेकिन अहमद मुझे अपने साथ बंगले के हक में ले गया और बेधड़क एक कमरे में जा घुसा। वो एक मामूली सी निशिस्त गाह मालूम होती थी। उसके सामने के हिस्से में शायद वाकई ब्यूटी पार्लर रहा हो, लेकिन अहमद मुझे अपने साथ बंगले के हक में ले गया और बेधड़क एक कमरे में जा घुसा। वो एक मामूली सी निशिस्त गाह मालूम होती थी। अहमद ने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर एक स्विच दबाया। चंद लम्हे बाद कमरे का अंदरूनी दरवाजा खुला और एक लंबी तिरंगी कोरी चिट्टी भारी भरकम अधेड़ उम्र औरत खटखट करती अंदर आई। वो किसी फिल्म किस्म की मैडम के अंदाज में लंबे से होल्डर में सिगरेट लटकाए लंबे लंबे कश देकर नाक से धुआं निकाल रही थी। अगर वो ये हरकत न कर रही होती तो खासी माकूल औरत नजर आती। अहमद उससे मुखातिब हुआ, आपको इतला तो मिल ही गई होगी मैडम। हाँ, ये आदमी है। उसने नीम वाह आंखों से मेरा सरतापा जायजा लेते हुए पूछा। उसका जायजा लेने का अंदाज बता रहा था कि उसकी जवानी खासी पुरपीच गुजरी थी, बल्कि अब अधेड़ उम्री में भी उसकी जिंदगी के रास्ते कुछ ज्यादा सीधे साधे नहीं थे। मेरी रूह को हल्की सी झुरझुरी सी आ गई। जी हाँ, यही आदमी है, अहमद मुस्कुराते हुए बोला। तब औरत मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझसे मुखातिब हुई, चलो अंदर चलो। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे कह रही हो, अंदर चलो, जरा देखती हूँ तुम कितने पानी में हो। ताहम उसकी पेशावराना सी संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया। मैं उठा तो वो आंखें सुकेड़ कर जरा करीब से मेरा जायजा लेते हुए बोली, ये तो पहले ही गेटअप में है। जी हाँ, वो तो है, लेकिन गेटअप कुछ ठीक नहीं है। अहमद मुलायमत से बोला, ठीक है ठीक है। उसने मुझे पीछे आने का इशारा किया। अहमद वहीं बैठा रहा और मैं उसके साथ एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गया जो किसी बड़े फिल्म स्टूडियो का मेकअप रूम मालूम होता था। ताहम वहां का साजो सामान फिल्म स्टूडियो के मेकअप रूम से कहीं ज्यादा कीमती और मायारी मालूम होता था। मेकअप मुकम्मल होने के बाद मैंने कुदाल कंधे पर रखी और आगे चल दिया। जाली खाना बदोशों की बस्ती अभी कम अज कम 3 मील दूर थी। हर गाड़ी की आवाज सुनकर मैं मुड़कर देखता और लिफ्ट के लिए हाथ देता। 20 गाड़ियां गुजर गईं, लेकिन किसी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की जहमत नहीं की। लगता यही था कि उस इलाके में लिफ्ट देने का रवाज जरा कम ही था, खसूसन एक खस्ता हाल मजदूर को। चंद फरलांग का फासला तय करने के बाद मैंने लिफ्ट के जरिए हाथ नत्तर कर दिया। ताहम हर गाड़ी की आवाज सुनकर गर्दन घुमाकर नजरों ही नजरों में एक खामोश इल्तिजा के लिए ड्राइवर की तरफ देखता जरूर था। उस सड़क से गाड़ियां इक्का दुक्का ही गुजरती थीं। आखिर मुझे सिल्वर कलर की एक खूबसूरत गाड़ी सुतरफ्तारी से अकब से आती दिखाई दी। मैंने अपनी एक्टिंग में हकीकत का रंग भरने की कोशिश जारी रखी और उसके ड्राइवर की तरफ भी लिफ्ट तलब नजरों से देखा। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी उस एक्टिंग को कौन देख रहा था, लेकिन एहतियात बहरहाल बेहतर थी। सिल्वर कलर की गाड़ी को कोई फैशन एबल सा बूढ़ा चला रहा था। वो सफेद फाम तो नहीं था, लेकिन गैर मुल्की ही मालूम होता था। उसके सर और दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वो जरा गहरे रंग के शीशों की ऐनक लगाए हुए था। स्याह कोट के साथ उसने भड़कते हुए सुर्ख रंग की शर्ट पर सफेद टाई लगाई हुई थी। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखता जा रहा था, शायद इलाके का जायजा ले रहा था। ये इलाका वीरान होने के बावजूद सरसब्ज और खूबसूरत था। पहले तो वो भी आगे निकलता चला गया, लेकिन फिर शायद उसका जज्बा तुरहम बेदार हुआ और उसकी गाड़ी रिवर्स होकर आने लगी। करीब पहुंचकर उसने अंग्रेजी में पूछा, किधर जाना है। मैं गैर इरादी तौर पर अंग्रेजी में उसके सवाल का जवाब देने ही लगा था कि बर वक्त मुझे अपनी जुबान को ब्रेक लगाने का ख्याल आ गया। मैं तो उस वक्त एक अनपढ़ पठान मजदूर था, लेकिन परेशानी का मकाम यह था कि मुझे टूटे फूटे चंद जुमलों के सिवा पश्तो बोलनी भी नहीं आती थी। मैंने इशारों की बैनुल-अक़वामी जुबान तक ही महदूद रहना बेहतर समझा और सादगी से आंखें फैलाते हुए इशारे से दरियाफ्त किया कि वो क्या पूछ रहा था। तब उसने भी इशारे से पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता था। मैंने इशारे से बताया कि मैं इसी सड़क पर कुछ आगे मजदूरी की तलाश में जा रहा था। उसने मुझे पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। मैं देख चुका था कि पिछली सीट पर घनी दाढ़ी मूंछों वाले और लंबे लंबे बालों वाला एक दुबला पतला सुर्ख और सफेद नौजवान बैठा था। आंखों पर तरीक चश्मा था। वो कुछ अजीब रूठे रूठे से अंदाज में बैठा था और दूसरी तरफ के शीशे से बाहर देख रहा था। मालूम होता था कि उसमें तजस्सुस का मादा भी बिल्कुल नहीं था। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे वो पूरी दुनिया से खफा बैठा हो। मैं यही समझा कि शायद वो बड़े मियाँ का बेटा था। मैंने गाड़ी में बैठने की देर नहीं की। नौजवान ने तब भी मेरी तरफ नहीं देखा। बड़े मियाँ गो के जान चुके थे कि मैं अंग्रेजी नहीं समझता था। उसके बावजूद उन्होंने शायद गैर इरादी तौर पर अंग्रेजी में वजाहत की। इस नौजवान को भी मैंने लिफ्ट दी है, ये 6-7 मील आगे उतरेगा। मैं अनजान बना बैठा रहा, गोया उसका एक लफ्ज भी मेरी समझ में न आया हो। ताहम मैं दिल ही दिल में नौजवान के अंदाज पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। वो कुछ इस तरह बैठा था गोया उसने बड़े मियाँ से लिफ्ट लेकर उसकी गुजरी हुई और आने वाली 7 पुश्तों और 7 नस्लों पर एहसान किया हो। बड़े मियाँ ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। गहरे रंग के शीशों के अकब से उसकी आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि उसने बहुत गौर से मेरा जायजा लिया था। मेरी धड़कन जरा तेज होगी, लेकिन मैं एक सादा लू और अनजान शख्स की तरह अपने चेहरे को सपाट रखने की कोशिश करते सुकून से बैठा रहा। बूढ़ा बोला, इस कुदाल को तो नीचे रख दो। फिर उसने इशारे से मुझे अपना मतलब समझाया। उसके लहजे से मुझे उस पर ईरानी होने का शुबा हुआ। मैंने कुदाल कंधे से उतार ली, लेकिन नीचे फिर भी नहीं रखी। मैंने उसे गोद में फिट कर लिया। कार आगे बढ़ गई। तब अचानक ही मेरी नामालूम हिस्स मुझे
इस्तराब का एहसास दिलाने लगी। मैं उसकी वजह समझने से कासिर था। गाड़ी की रफ्तार अब भी कुछ ज्यादा नहीं थी। नशीब में कच्ची जमीन छिद्रे सबसे से ढकी हुई थी। मैं चाहता तो गाड़ी से छलांग लगाकर लुढ़कने का खतरा मोल ले सकता था, लेकिन फौरी तौर पर मेरा दिल इस किस्म की बदहवासी का मुजाहिरा करने के लिए भी अब आता ना हो सका। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा आकम मुआयने में मेरा जायजा ले रहा था। मैं एक सादालू इंसान की तरह ममनूनियत से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दौरान मेरे रुपये में दौड़ती हुई जराब की लहरें कुछ तेज हो चुकी थीं। बूढ़े ने कार की रफ्तार कुछ बढ़ा दी। अचानक वो ठहरे ठहर लहजे में बोला, प्यारे अजनबी, मैंने तुम्हें पहचाना तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ शुबा हो रहा है। मैं उसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा मेकअप ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे देखो, मैंने अपना मेकअप खुद किया हुआ है, लेकिन देखो कितना उम्दा है। अगर तुम वही हो जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तब भी मुझे यकीन है कि तुम मुझे पहचान नहीं सके हो। अचानक मेरे जिस्म में सर्द सी लहर तोड़ गई। एकदम ही मेरे जहन में झमाका सा हुआ था। मेरे रगो पैर में दौड़ती हुई इज़्तिराब की लहरें गोया किसी एक नुक्ते पर मरकूज हो गई थी। मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन जरा ताखीर के साथ। वो हमान था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे यही गुमान गुजरा कि मैं ख्वाब देख रहा था। आखिर वो यहाँ क्यों कर पहुंच गया था, और अगर पहुंच गया था तो क्या उसका मुझसे टकराना जरूरी था? वो इंसान नहीं, किसी बदरूह की तरह मालूम होता था। मैं समझ रहा था कि मेरा इस्तांबुल में उससे पीछा छूट गया था, लेकिन वो यहाँ भी आन पहुंचा था। किस तरह आन पहुंचा था, मैं समझने से कासिर था। मैं कबनुमा आईने में उसकी सूरत देखने में शायद कुछ ज्यादा ही महव हो गया था, क्योंकि इस दौरान एक सख्त सी चीज मेरी पसलियों पर आन टिकी। वो नौजवान जो रूठे रूठे अंदाज में खिड़की की तरफ मुंह किए बैठा था, न जाने किस वक्त मेरे करीब खिसक आया था। उसके हाथ में खौफनाक सी शक्ल का एक पिस्तौल था, जिसकी नाल से ही गोया वो मेरी पसलियों में सुराख करने की फिक्र में था। ताहम उसके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसका चेहरा बदस्तूर पथराया हुआ सा था, लेकिन अब उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी। उसकी आंखों पर तारीक चश्मे के बावजूद मैं देख सकता था कि वो आंख नहीं छपक रहा था। गैर इरादी तौर पर कुदाल पर मेरी गिरफ्त सख्त होगी, लेकिन नौजवान ने उसे भी महसूस कर लिया और पिस्तौल की नाल पर दबाव मजीद बढ़ाकर गोया मुझे इशारा दिया कि मैं कुदाल के दस्ते से हाथ हटा लूं। मैंने दस्ते से हाथ हटा लिए। मुझे थोड़ा सा इत्मीनान यही था कि शायद हमान सच बोल रहा था। अभी वो मेरे बारे में शक ही में था। उसने यकीनी तौर पर मुझे नहीं पहचाना था। वो बड़े इत्मीनान से ड्राइविंग जारी रखते हुए बोला, मुझे एक शख्स की तलाश है। मैंने अहद किया था कि जहन्नम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन पहले मेरा उससे आखिरी बार इस्तांबुल में सामना हुआ था। उस वक्त मुझे जान बचाकर भागना पड़ा था। उस शख्स की वजह से मेरे बड़े बड़े काम भी खराब हुए और मुझे जिल्लत भी बहुत उठाना पड़ी। मैं खुद अपनी नजर में गिर गया। मैंने कदनुमा आईने में अहमको की तरह उसकी तरफ देखना जारी रखा, जैसे उसकी गुफ्तगू का एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने यूं नौजवान की तरफ देखा जैसे मेरे ख्याल में हमान उससे बात कर रहा, लेकिन उसके तासरात में कोई तब्दीली ना आई। वो सांप की तरह पलक झपकाए बगैर मेरी तरफ देखता रहा। हमान ने बात जारी रखी। मुझे उस शख्स का आखिरी सुराग ये मिला था कि मेरे फरार होने के बाद वो इस्तांबुल के सरकारी कल्चरल सेंटर की तरफ गया था। वहां से मुझे कुछ ऐसी चाहतें मिली जिससे जाहिर होता है कि वो तुर्क सकाफती ताइफे में शामिल होकर यहाँ आया है। मैं उस ताइफे के पीछे पीछे यहाँ पहुंचा। सब फनकारों को चेक किया, वो शख्स उनमें से नहीं है। मैं उसी होटल में ठहरा हुआ हूँ और कल शाम से किराए की इस कार में उसकी तलाश में सड़कों की खाक छानता फिर रहा हूँ। मालूम नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था तो मुझे यहीं कहीं मिल जाएगा। मुझे पश्तो के जितने भी टूटे फूटे जुमले आते थे, मैंने उन सब को गड़मट करके तेजी से बोल डाला। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे मैं कदरे गुस्से से पूछ रहा हूँ कि आखिर ये क्या मजाक था और वो लोग क्या चाहते थे। हमान के कान पर गोया जूम तक नहीं रेंगी। वो बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हारा कद काट वही है, खदोखाल भी वही है, जिस्मानी साख्त वही है, आंखें भी वही लग रही हैं। मेरी नज़र में तो उस शख्स का सरापा नक्श हो गया है और इस वक्त तक नक्श रहेगा जब तक उससे मेरा हिसाब बराबर नहीं हो जाता। ऊपर से तुम मेकअप में हो। इस वीराने में एक शख्स का मेकअप किए हुए फिरना मुझे खाली अज इल्लत नजर नहीं आ रहा। मैं जरा किसी मुनासिब मकाम पर तुम मेकअप के बगैर देखना चाहता हूँ, या फिर चाहो तो तुम मुझे इस सहमत से बचा लो। सीधी तरह बता दो कि तुम अफजल चौधरी हो। मैंने एक बार फिर अपनी गलत सल्त और बेमहल पश्तों का मलगूबा बनाते हुए हाथ निचाया। मैं अमूमन अपने झूठ को आखिरी वक्त तक निभाने की कोशिश करता था। उस तरह मुझे सोचने समझने और समझने का मौका मिल जाता था। हमान ने यूं तवील सांस दी जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे की जिद के सामने बेबस हो गया हो। इस दौरान मुझ पर इंकशाफ भी हुआ कि हम खाना बदोशों की बस्ती और वाटर सप्लाई स्कीम वगैरह से आगे निकल आए थे। बल खाती सड़क पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। मैं सोच रहा था नफीसा वहां खैमे में बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें गुमान भी नहीं होगा उनके सामने वाली सड़क से कोई मुझे गाड़ी में अगवा करके ले जा रहा था। उनके मेकअप ने मुझे मरवा दिया था, लेकिन बात यह थी कि मैं मेकअप में ना होता और हमान से मेरा सामना हो जाता, तब भी कुछ न कुछ तो होना ही था। ऐन मुमकिन था वो चलती गाड़ी से मुझे गोली मार देता। जो कुछ हो चुका था उस पर पछताने से कुछ हासिल नहीं था। जो कुछ होने वाला था मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। किस्मत के लिखे का सामना तो करना ही था। गाड़ियां पहाड़ी का गिर चक्कर काट कर कच्चे में उतर रही थी। हमान बोला, गोया तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम अफजल चौधरी हो। मैंने एक बार फिर बरहमी से थोड़ी सी बकबक की, लेकिन हस्बे साबिक हमान ने मेरे जाली एहतियाज को लिफ्ट नहीं कराई और ना हमवार रास्ते पर एहतियात से ड्राइविंग जारी रखते हुए बोला,
अगर तुम अफजल चौधरी ही हो, जिसका मुझे 90% यकीन है, तो मैं तुम्हें 2 खतरात के बारे में खबरदार कर दूं। मुझे इतराफ है कि तुम बहुत ऊंची चीज हो, लेकिन हमान से ऊंची नहीं। इसलिए अब कोई करतब दिखाने की कोशिश मत करना। ये नौजवान जो तुम्हारे बराबर बैठा है, दुनिया के 8-10 सफाक तरीन कातलों में से एक है। इसके सामने कतन कोई होशियारी मत दिखाना। ये मेरा होशियार तरीन शागिर्द है। दूसरी बात यह कि मेरा हाथ इस स्विच के बिल्कुल करीब है, जो डिपर देने के काम आता है। गाड़ी खफीफ से हलकोले खा रही थी, जिसके साथ मेरी पसलियों पर पिस्तौल की नाल रगड़ सी खाती थी। मेरा ख्याल था कि मेरी एक आध पसली पर से तो खाल छिल चुकी थी। मैं बिल्कुल दरवाजे से चिपक चुका था। मजीद खिसकने की जगह नहीं थी। अमन कह रहा था, तुम्हें मालूम ही होगा कि मैं धमाका खेज अशिया का माहिर हूँ। मैंने किराए की इस कार में भी अपना थोड़ा बहुत काम दिखाया हुआ है। अगर मैं डिपर देने वाले स्विच पर दबाव दूंगा तो ये कार धमाके से उड़ जाएगी, और उसके साथ हम सब भी। मैं गो कि अब भी यही जाहिर करने पर तुला हुआ था कि उसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने गोया फर्ज कर रखा था कि मैं हर बात समझ रहा था। उसने वजाहत की, हम तो जान हथेली पर लिए फिरते हैं, शायद इसीलिए हम जैसे लोग ज्यादा अरसे जिंदा रहते हैं। अगर मुझे जरा भी खतरा नजर आया तो मैं इस स्विच को दबाने से भी तुरक नहीं करूंगा। हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ज्यादा अहम बात यह है कि तुम भी मर जाओगे। मैं खामोश रहा। मैंने अपने चेहरे पर बेबसी तारी कर ली थी। सड़क बहुत दूर रह गई थी और हम एक पहाड़ी के अक्क में पहुंच गए थे। सड़क से इक्का दुक्का गाड़ियों में गुजरने वाले लोगों की नजर यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी, और यहाँ से कोई आवाज भी सड़क तक पहुंचना मुश्किल थी। कोई बड़ा सा बम फटता तब शायद आवाज वहां तक पहुंचती। हमान ने एक जगह झाड़ियों के करीब गाड़ी रोक ली। तब मैंने पहली बार अपने साथ बैठे हुए नौजवान की आवाज सुनी। किसी बदरू किसी खड़खड़ाती सी हुई आवाज थी, जैसे किसी जंग कालू लोहे को तेज धार छुरी से खुरचा जा रहा हो। जिस तरह बैठे हो इसी तरह आहिस्तगी से खिसक कर नीचे उतर जाओ। कुदाल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, जहाँ गिरती है गिरने तो। उसने हुक्म अंग्रेजी में दिया था। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा अब भी अनजान बना रहूं, जैसे उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन उसने इशारे से भी अपना मफहूम वाजे कर दिया। फिर मैंने भी कार से उतरने के मौके को गनीमत जाना। खुली जगह वैसे भी मुझे किस्मत आजमाई के लिए बेहतर महसूस होती थी। बंद कार एक खासी खतरनाक जगह थी, खसूसन जबकि एक तरफ से पसलियों पर पिस्तौल टिका हुआ था और कोई बाइद नहीं था। उसका भी सामान का दावा दुरुस्त ही रहा हो कि डिपर वाला बटन दबाने से कार धमाके से उड़ सकती थी। ऐसे बदबख्त किस्म के लोगों से कोई भी बात बाइद नहीं होती। उस किस्म के लोग अमूमन एबनॉर्मल होते हैं।